और आइए विस्तार से सियासी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो में, जिसमें सबसे पहले खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। बड़ी खबर जिससे खलबली मची हुई है और इस वक्त जानकारी ये सामने आ रही है कि चुनावी चंदे पर स्टेट बैंक के दिए आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बॉन्ड नंबर का जिक्र न होने पर एसबीआई से सवाल पूछा है। चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि जो चुनावी चंदा दिया गया उसमें एसबीआई बॉन्ड नंबर का खुलासा करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। आखिरकार इसके मायने क्या है, बॉन्ड नंबर की अहमियत क्या है, बॉन्ड नंबर से हासिल क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया कि साहब आदेश में बॉन्ड नंबर को सामने रखने की बात कही गई थी, जो एसबीआई ने नहीं किया, बॉन्ड नंबर मतलब किया और इससे किस तरीके से तस्वीर जो है वो चुनावी चंदे को लेकर और पारदर्शी और साफ होगी, जरा ये समझाइए। बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आदेश को देख रहा था जो 15 फरवरी को आदेश आया था। बॉन्ड नंबर का उल्लेख तो उसमें नहीं है आदेश में, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये कहा जा रहा है कि आपको पूरा ब्यौरा देना है तो उसमें ये बात अंतर्निहित है कि बॉन्ड का नंबर भी बताएंगे। देखिए, इसके ना होने से क्या नुकसान है। कल से एक कयासबाजी का दौर है कि किसी कंपनी ने इतनी तारीख को इतने का बॉन्ड खरीदा और एक पार्टी ने 2 दिन के बाद इतने रुपए का बॉन्ड कैश कराया। लेकिन क्या इससे ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये वही वाला बॉन्ड था जिसको उस पार्टी ने कैश कराया है? यानी एक जो मिलान की समस्या है और लोगों को जो जानकारी देने का जो एक उद्देश्य था, क्योंकि हर बॉन्ड का एक यूनिक नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, जिसको कि अगर एसबीआई देता चुनाव आयोग को कि इस नंबर का बॉन्ड इसने खरीदा था और अगली जानकारी ये मिलती कि इसी नंबर का बॉन्ड इस पार्टी ने कैश कराया है, तो लोगों के लिए जान पाना सहूलियत भरा होता। लेकिन अब जो है एक कयासबाजी चल रही है, लोग अंदाजा लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है कि जब हमने कहा था कि पूरा ब्यौरा देना है, उसमें बॉन्ड नंबर भी, ये बॉन्ड नंबर जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज किया गया और बॉन्ड नंबर मतलब जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किसने किसे कितना चंदा दिया, किसने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, ये सारी जानकारी जिससे साफ हो जाएगी। वो नंबर, बॉन्ड नंबर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी चुनाव आयोग को दी, उसमें मिसिंग। और इससे पहले जो एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि साहब डेटा बहुत ज्यादा है, हम मिलान नहीं कर सकते, तो क्या इसी बॉन्ड नंबर के मिलान को लेकर ही एसबीआई की तरफ से पहले एक असमर्थता जताई गई थी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? निपुण, बिल्कुल रोमाना, असमर्थता तो इसी बात की जताई गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीव कर दिया, कहा जो है सो दे दो, चुनाव आयोग को बता दो, चुनाव आयोग इसको प्रकाशित कर देगा, तो आपको मिलान के काम से मुक्त कर दिया गया। लेकिन आप कम से कम आंकड़ा इस तरह से तो देते कि जिस आदमी को, जिसको रुचि है, दिलचस्पी है, जानना चाहता है, वो मिलान कर सके। और ये मिलान होगा कैसे? बॉन्ड नंबर से ही होगा, क्योंकि वो एक यूनिक नंबर है जो कि इस नंबर का बॉन्ड इस पार्टी ने खरीदा, इस कंपनी ने खरीदा और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो किसी पार्टी ने कैश कराया। तो नंबर से नंबर का मिलान करने के बाद एक आम आदमी जान सकता है जानकारी को। लेकिन तो मतलब यहाँ तो अब कटघरे में एसबीआई खड़ी हुई नजर आ रही है कि एसबीआई ने भाई इलेक्टोरल बॉन्ड और जानकारी सारी सार्वजनिक करने के पीछे जो सीधा सीधा मकसद था वो तो ये था ना कि तस्वीर साफ हो पाए, पारदर्शिता नजर आए, किसने किसको कितना पैसा दिया। और ये बॉन्ड नंबर ना देकर मतलब एसबीआई ने जितनी जानकारी दी नहीं उससे ज्यादा जानकारी तो छुपा ली। तस्वीर यही उभर रही है ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक धुंधला जो है पूरा मामला कर दिया है, क्योंकि एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है। हालांकि ये देखना होगा, स्टेट बैंक को जवाब देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सोमवार को जब सुनवाई होती तो एसबीआई क्या सफाई देता है, क्या बताता है, क्यों वो बॉन्ड नंबर नहीं दे पाया, क्या वो जवाब संतोषजनक होगा, उसके बाद तय होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल गर्म है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसके लिए तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं, इस तरह का एक इशारा भी
चीफ जस्टिस ने दिया है। बिल्कुल, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी को लेकर ही एसबीआई का वो टालमटोल वाला रुख सामने आया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि नहीं, आप फौरन डेटा उपलब्ध कराइए। और अब जबकि डेटा सामने आ गया है तो उसमें से बॉन्ड नंबर ही गायब, जिसको लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की तरफ सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। और एसबीआई से कहा गया है कि जवाब दो, मामले में अगली सुनवाई 18 तारीख को होगी। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सियासी बोल जो सामने आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर, विपक्ष कैसे सरकार पर हमलावर है, जरा ये सुनिए। किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है। और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं, और ये बॉन्ड्स किसको दिया है सबको मालूम है। दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय। आज लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में निहित हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है उसकी। और ऐसे में आइए जल्दी से अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने ले आते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। गिव एंड टेक चुनावी चंदे का क्या यही है टारगेट? ये बड़ा सवाल है। सत्ताधारी पार्टी को चंदा दो और फायदा लो, विपक्ष इसी को हथियार बनाकर बीजेपी को घेर रहा है। रोमाना जी, ये बिल्कुल ठीक सवाल है। आपने जो सवाल भी लिखा है गिव एंड टेक, तो ये है, लेकिन विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? क्योंकि इसमें आप यदि देखें तो 5 बड़े जो चंदा लेने वाले लोग हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी, और 3 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके है, टीएमसी है, बीजेडी है, जिनकी राज्यों में सरकारें हैं। इसका मतलब ये हम्माम ऐसा है जिसमें कर्टन नहीं लगे हुए हैं, समझे? और सबको दिखाई दे रहा है कि जो भी सरकार में लोग हैं उनको जो कंपनियां हैं वो फ़ायदा पहुंचा रही हैं। जो सबसे बड़ी कंपनी जैसे गेमिंग कंपनी जैसे कही जा रही है वो डीएमके तमिलनाडु की कंपनी है, ठीक है। उसने 1200 करोड़ करीब उतना चंदा दिया, तो वो किस किस को दिया? बीजेपी को दिया, किसी को भी दिया हो। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो एसबीआई की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में रही। क्यों? उसने पहले कहा कि इतने समय के बाद भी, 60 दिन के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो अगले दिन ही आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो बॉन्ड नंबर है वो बॉन्ड नंबर कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं है। वो तो जब दे रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है यूनिक बॉन्ड नंबर। यूनिक बॉन्ड नंबर बैंक के पास होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता, वो अल्ट्रावायलेट स्कैनर से मालूम पड़ता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन एसबीआई के पास होती है। और जब वो एनकैश होता है तब भी होती है। तो आपको उसका मिलान ही नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन देनी, आपको मिलान नहीं करना। सवाल मेरा यहाँ पर इसमें एक चीज, एक लाइन और जो एसबीआई का रुख है, उस एसबीआई के रुख से लगता है कि सरकार की और फजीहत होती हुई नजर आ रही है। पहले आप डेटा मिलान करना है जी, हमें और समय चाहिए, उस पर आप डांट सुनते हो सुप्रीम कोर्ट से। अब आपने डेटा दे दिया, हलफनामा भी आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिया था कि देखिए जी हमने डेटा दे दिया, और आपने बॉन्ड नंबर ही गायब कर दिया उसमें से। जैसे अभी विजय जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही है कि जब उसमें बार कोड है, बार कोड वहाँ भी स्कैन हो रहा है, यहाँ भी स्कैन हो रहा है, और वो सब कंप्यूटर पे जा रहा है, तो मिलान करने का क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि फीड हो रहा, इंटरकनेक्ट है, तो जैसे ही यहाँ से कैश होगा तो अपने आप चला जाएगा कहाँ से आया और कहाँ गया। तो उसको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने और इनको कसरत करने की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। रही बात कंपनियों की तरफ से जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, सारी ग्लोबल कंपनियाँ हैं, और ये ग्लोबल कंपनियां मुझे लगता है सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देश के राजनीतिक दलों को ये चंदा देती होगी, क्योंकि उनको काम करना है। हाँ। सभी जगह पे काम करना है। मेघा को देखिए, वो मंगोलिया में रिफाइनरी डाल रहा है। फिर आपका वेदांता, दुनिया भर में उसके होटल खुले हुए हैं। तो क्या सिर्फ भारत में जो भी राजनीतिक दल सत्ता पे रहेगा, ये कंपनियां उनको चंदा देती हैं। तो क्योंकि मतलब ये विपक्ष का जो हथियार था इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, ये कौन साबित हो रहा है? रोमाना जी, पहली बात तो जो स्टेट बैंक को लेकर के कहा जाता है, तो मेरा ये कहना है कि एक्स पार्टी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों की बातें सुन लेनी चाहिए।
देखिए, फाइनेंशियल मैटर बड़े टेक्निकल होते हैं, उसमें इतना आसानी से नहीं हो जाता कि नहीं एसबीआई फंस गया है। एसबीआई एक ऐसी संस्था है जो किसी सरकार की नहीं है, कोई भी पार्टी आएगी एसबीआई रहेगा और उसका जवाबदेही रहेगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि एक बात के लिए तो मैं इसको सारे इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज वो जितने कारपोरेट हैं जिन्होंने चंदा दिया, अभी आपने एक चीज़ दिखाई थी कि बीजेपी को 47% टोटल चंदे का आपकी है। मुझे लगता है कि इस देश के कारपोरेट को यह पता था कि किसका वोट परसेंटेज कितना होगा। 47% बीजेपी का वोट परसेंट करीब करीब यही रहा है लोकसभा के आसपास में, या थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा, हो सकता है कि 40 के आसपास रहा हो, लेकिन 47% है। इसका मतलब 53% भी तो अपोजिशन को गया है ना, बाकी पार्टीज को गया है, बटकर गया है, ये कंसोलिडेट एक बीजेपी, जाहिर सी बात है। तो भाई 303 सीटें बीजेपी के पास है, बाकी सीटें तो बट के ही जा रही है ना। हाँ। तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी के पास, पूछा सर कि विपक्ष का हथियार कुंद हो गया। मैं एक बात कह रहा हूँ कि कारपोरेट अगर किसी पार्टी को देगा तो किस रेशियो में देगा, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट नियम बता दे, या अगर सीट और वोट परसेंट के हिसाब से आप देखिए तो बीजेपी को इस हिसाब से कम ही मिला है। क्योंकि कांग्रेस ये इतनी सारी जानकारी सामने आ गई है एसबीआई की तरफ से, वो बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए गए? मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए, किसने किसको पैसा दिया? अगर ये तस्वीर साफ हो जाएगी तो इससे किसका फायदा, किसका ये तो नुकसान? मना कौन कर रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने और स्टेट बैंक जाने। लेकिन स्टेट बैंक छुपा रहा है ना ये जानकारी। नहीं, बार बार सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ेगी। नहीं रोमाना जी, बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ने कहा था, और मंडे को आप फिर देखिएगा कि हमको टाइम दीजिए ताकि हम कंपाइल कर ले एक सारी चीजों को कंपाइल करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक एसबीआई के बयान न सुन ले तब तक प्लीज कृपया एसबीआई को हम एक्यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि एसबीआई को फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। ये तो हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, कहाँ फटकार शब्द है, जरा जजमेंट पूरा ले लीजिए। सर उसमें साफ तौर पर नहीं कहा कि अगर आप नहीं देंगे जानकारी तो आपके खिलाफ अवमानना का केस करेंगे। ये अवमानना का केस ये पुरानी बात हो चुकी है। जो नई नोटिस आज है उसमें कंटेम्प्ट शब्द है, क्या पूछिए? आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो लगाई ना। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, चुनाव आयुक्तों की जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों नए चुनाव आयुक्त शामिल हुए थे। आज ही दोनों नए चुनाव आयुक्तों ने अपना कार्यभार संभाला है और उसके बाद चुनाव आयोग में ये बैठक चली है। बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। कितने चरण में चुनाव होगा इसको लेकर चर्चा हुई है, किन राज्यों में पहले चुनाव हो इसको लेकर चर्चा की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं अंकित से क्या जानकारी छनकर मिल रही है। ये जो बैठक हुई है इसमें आखिरकार मंथन किन किन मुद्दों को लेकर हुआ है अंकित? रोमाना, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो करीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली है, इसमें जो 2 नए चुनाव आयुक्त थे उनको पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में तो जानकारी दी ही गई है, लेकिन चर्चा इस बात पर भी हुई है कि किन राज्यों में पहले चुनाव करवाना है, किन राज्यों में बाद में करवाना है, कैसे फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट करना है, कौन से सेंसिटिव इलाके हैं, और उसके अलावा चुनावों की तारीखों को लेकर भी जो सूत्र इशारा कर रहे हैं कि इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है। और बाकायदा जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं उनको बताया गया है कि हम जो कितने फेजेस में चुनाव करवाना चाहते हैं। अभी चर्चा ही हो रही है कि कितने फेज में, कितने चरण में, पहले कहां चुनाव होगा, तो मतलब फिर तो चुनाव की तारीखों का ऐलान, मतलब अभी समय लगेगा चुनाव की तारीखों के ऐलान में, ये माना जाए? जी नहीं रोमाना, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो इससे पहले चर्चा हो चुकी थी उसके बारे में इन लोगों को भी जानकारी दे दी गई है और इनको एक तरीके से अवगत करवा दिया गया है कि हमारी ये तैयारियां हैं, क्योंकि ये 2 नए चुनाव आयुक्त हैं, उनके पास में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है 6 से 7 चरणों में चुनाव हो। और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिहाज से। मुमकिन है कि कल ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्तों को ब्रीफ कर दिया गया है। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त वहां पर मौजूद होंगे। चुनाव कराने को लेकर जो तैयारियां अभी तक चुनाव आयोग ने की थी उन तमाम जानकारियों से अवगत कराने के लिए इन दोनों नए चुनाव आयुक्तों को यह बैठक हुई है। 1 घंटे तक उनको पूरी जानकारी दी गई है, डिटेल्स उनके साथ भी साझा की गई है और जैसा कि अंकित बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन कल ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। चुनाव आयोग में अहम बैठक जारी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों नए चुनाव आयुक्तों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। कल हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान।
चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। देश की जानी मानी कंपनियों ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों को चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस ने पूछा, एसबीआई की आंकड़ों में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं डाला, जबकि बॉन्ड नंबर देने का साफ आदेश था। सोमवार को होगी अब अगली सुनवाई। चुनावी चंदे के खुलासे पर कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, जांच होनी चाहिए, जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनको कहां-कहां कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा आरोप, ईडी सीबीआई की जहां रेड होती है वहां से फंड इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खाते में पहुंच जाता है। चुनाव आयोग की ओर से अपलोड किए रिकॉर्ड में हब्बार कंपनी का भी नाम है। इस कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को दिया 95 लाख का चंदा। पाकिस्तान की बताई जा रही कंपनी दिल्ली की निकली। चौंकाने वाली चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट। चंदा देने वाली सबसे बड़ी कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। चुनावी चंदा देने वालों में दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। चुनावी चंदा देने वालों में तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। क्विक सप्लाई ने 410 करोड़ की बॉन्ड खरीदी। चौथे नंबर पर है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। बड़े वकील राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनावी चंदे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। बोले, किस पार्टी को कितना फंड मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। चुनावी चंदा लिस्ट में हल्दी एनर्जी लिमिटेड का 5वां नंबर है। इस कंपनी ने 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एसबीआई की ओर से दिए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये कुल चंदे का 47% से ज्यादा हिस्सा है। चंदा पाने वालों में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस रही। टीएमसी को चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए मिले। चुनावी चंदा पाने वाली पार्टियों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर। कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले, जबकि चौथे नंबर पर बीआरएस है जिसे 1214 करोड़ रुपए मिले। पांचवें नंबर पर ओडिशा की पार्टी बीजेडी, बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए मिले। छठे नंबर पर डीएमके को 639 करोड़ रुपए चुनावी चंदा मिला। चुनाव आयुक्तों के चयन में सीजेआई को शामिल करने की याचिका। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है सुनवाई। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले जनता के मूड पर सबसे सटीक सर्वे आज। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से लगातार। आज से ही 5 दिन के मिशन दक्षिण पर हैं पीएम। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में करेंगे चुनावी सभा। तेलंगाना के मलकाजगिरी में आज मेगा शो है। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी के दर्शन कर प्रचार शुरू किया है। सीएम ने किया स्वागत। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जेडीयू कोटे के पुराने चेहरों को फिर से मौका मिलेगा। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी को कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मंगल पांडे, नितिन नवीन, हरीश सहनी, दिलीप जायसवाल को मिल सकता है मौका। अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के वडोदरा से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी। आज राहुल गांधी पालघर, भिवंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 गारंटी का ऐलान कर दिया। सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की गारंटी दी। आज मुंबई में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में आने का प्रकाश अंबेडकर को नहीं मिला है न्यौता। बंगाल में कांग्रेस को लेफ्ट से भी झटका मिला। सीट शेयरिंग पर नहीं बनी है बात। लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया।
एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे पर टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी ने कहा है, जनता को टीडीपी, जेएसपी, बीजेपी गठबंधन पर विश्वास। जगन की अराजकता का होने वाला है अंत। कल होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, नड्डा, सीएम योगी होंगे मीटिंग में शामिल। बची हुई सीटों पर लगेगी मुहर। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण। उनके खिलाफ फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा लड़ेंगे चुनाव।